फिल्म सबसे खतरनाक आर्ट है, पर अपनी पे आ जाए तो साइंस में भी धमाका कर सकता है। हिस्ट्री में कई ऐसी फिल्में जिनको वीएफएक्स ने हेल्प किया, तो कुछ ऐसी फिल्में जिसने वीएफएक्स को हेल्प किया। साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ये सारी चीज को जब फिल्म बढ़ा देता है तो एक अलग लेवल पे चली जाती है फिल्म। तो आज हम लोग देखेंगे 4 ऐसी फिल्म जिसने वीएफएक्स और टेक्नोलॉजी को बहुत ही आगे बढ़ाया। तो इस लिस्ट की पहली फिल्म वो है जिसका डायरेक्टर एक टाइम पे लेजेंड था, इंडिया का सबसे बड़ा डायरेक्टर में से था, और आज बेचारे का घी खत्म हो गया है। चाहे लोग टेक्नोलॉजी, बजट, बाकी सारी चीजें कितनी भी एडवांस कर ले, कोई भी इस लेवल की फिल्म आज तक नहीं बना पाया, ये तो हर कोई एग्री करेगा। और ये फिल्म थी रोबोट। किसी फिल्म में अच्छा वीएफएक्स सिर्फ और सिर्फ सीजीआई से नहीं हो जाता है। ऐसे ही नहीं कि बस कंप्यूटर से कर दिया और हर चीज अच्छा हो गया। प्रैक्टिकल चीज भी बहुत जरूरी होती है, जो चीज शंकर ने उस टाइम पे ध्यान दी थी। इसलिए इस फिल्म में बहुत सारे प्रैक्टिकल रोबोट्स और एनिमेट्रॉनिक यूज हुए। चिट्टी को जब भी दिखाना था तो कहीं पर आधा तो कहीं पर पूरा का पूरा एनिमेट्रॉनिक यूज करते थे ये लोग। और कोई ऐसा एरा गैरा मॉडल नहीं था। इस रोबोट के सारे नट टाइट थे, हर जगह प्रॉपर ऑयलिंग हुई थी, हर चीज अच्छे से कर सकता था। वैसे शंकर ने ये चीज इसलिए किया क्योंकि कई बार क्लोजअप में वो टेक्सचर और डिटेल दिखाना रहता जो सीजीआई, और उस टाइम का सीजीआई तो दिखा ही नहीं सकता था। इस फिल्म की सबसे ट्रिकी चीज थी डबल रोल। रजनीकांत 2 रोल कर रहा था और शंकर नहीं चाहता था कि वही नॉर्मल कैमरा एक जगह रखकर उस तरीके से शूट करे। तो इसके लिए इसने डेवलप करवाया मोशन कंट्रोल कैमरा, जो इंडिया में उस टाइम पे बहुत नया कॉन्सेप्ट था। बाहर वाली फिल्म तो ये बहुत यूज कर चुकी थी। यहाँ पर कितने सीन है जब चिट्टी और वसीकरण दोनों साथ में एक्ट कर रहे हैं, और कितने बार तो मूवमेंट भी हो रहा है। तो ये 2-3 बार शूट होता, एक बार वसीकरण का शॉट, एक बार चिट्टी का शॉट, एक बार खाली शॉट, और बहुत तरीके का। उसके बाद एंडिंग में वीएफएक्स आर्टिस्ट के मुंह पे फेंक देते, वो बेचारा बैठकर सब चीज जोड़ता रहता और तब जाके फाइनल प्रोडक्ट रेडी होता। ये इसीलिए इजी हो रहा था क्योंकि अगर हर बार शूट करते और कोई आदमी कैमरा को चला रहा होता तो कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती। इतना एडवांस ये लोग करके रखे थे। इसके वजह से ही तो रोटेट योर हेड्स वाला सीन इतना अच्छे से बन पाया। सिर्फ ये सब करके रुका नहीं, बंदे ने सीजीआई में भी बहुत एडवांस चीज की। सबसे मेन तो फुल 3D बॉडी स्कैन। आजकल हॉलीवुड में तो ये बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है, अपने यहाँ भी बहुत लोग करते हैं, पर उस टाइम पे ये बहुत नया था। पूरा का पूरा बॉडी डबल बनाना, वो भी सीजीआई से, कोई सोच भी नहीं सकता था, और शंकर ने उस टाइम पे कर दिया। ये चीज इसलिए यूज किया क्योंकि इस फिल्म में बहुत ज्यादा रिस्की स्टंट थे, स्टंट मैन के लिए भी बहुत खतरनाक हो जाता, तो रजनी सर को क्यों रिस्क में डालते। क्या रे, सेटिंग किया है? इतने हैवी सीजीआई के वजह से एंडिंग का जो 12 मिनट का बैटल सीक्वेंस था उसको बनाने में कम से कम 1 साल लग गया, और 1000 से भी ज्यादा उसमें वीएफएक्स शॉट थे। वीएफएक्स आर्टिस्ट की तो वाट ही लग गई होगी। आज के टाइम तो इंडिया में इससे बहुत ज्यादा एडवांस वीएफएक्स यूज हो चुका है। जैसे रेड चिलीज जो आए दिन करती रहती है, उसका नाम तो मैं छाती ठोक के ले सकता हूँ। फिर भी शंकर का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उस टाइम के हिसाब से, और सबसे मेन जितने भी एडवांस चीज इसने किए, हर चीज स्टोरी के हिसाब से थी, इसीलिए ये सबसे एडवांस हो जाती है। ऐसे ही नहीं, हम लोग इसको अपने टाइम का जेम्स कैमरॉन कहते थे। जब जेम्स कैमरॉन का नाम आ ही गया है तो दूसरी फिल्म वो है जो फिल्म से ज्यादा एक साइंस एक्सपेरिमेंट लग रही थी, और उस एक्सपेरिमेंट का मैड साइंटिस्ट इतना सनकी कि उसके सेट पे अगर कोई बड़ा स्टार भी फोन यूज करते दिख जाए तो ये उसके ऊपर सीधा कील और कुल्हाड़ी चला देता। तो ये फिल्म है अवतार। बात है वो टाइम की जब ये बंदा शिप डुबा चुका था, और टर्मिनेटर 2 और एबिस के लिए इसने अलग ही सॉफ्टवेयर बना लिया था वीएफएक्स का। अब इसे बनाना था अब तक की सबसे एपिक एलियन साइंस फिक्शन फिल्म। बड़े बड़े लोग ने तो इसे कुछ एडवाइस भी दिया था। अवतार टाइटल मैंने ही दिया था, पर इस बंदे को आराम का काम नहीं चाहिए था, ये कुछ खतरनाक करने वाला था, इसलिए ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पे लग गया। सबसे पहले तो इसने सुधारा मोशन कैप्चर को और उसको बना दिया परफॉर्मेंस कैप्चर। मोशन कैप्चर में मेन क्या था, एक्टर्स जो भी मूवमेंट कर रहे हैं, सूट में डाटा कलेक्ट होता और उसके थ्रू एनिमेटर्स इन लोग का कैरेक्टर बना सकता था। जेम्स कैमरॉन ने ऐसा चेंज कर दिया कि अब सिर्फ मोशन नहीं, उन लोग का इमोशन भी दिखेगा, क्योंकि चेहरे के ऊपर डिटेल कैमरा, चेहरे पे भी वैसे ही मार्कर जो सूट पे रहते हैं। उसके बाद चेहरे का हर एक एक्सप्रेशन डिटेल में कैप्चर होता है, और जाके कैरेक्टर के चेहरे पे भी वही सेम एक्सप्रेशन आ सकता है। वीएफएक्स आर्टिस्ट की हालत टाइट हो जाती है, पर जितना जबरदस्त एक्टर ने एक्टिंग किया है उतना ही डिटेल कैरेक्टर में भी दिखेगा। इसलिए इसे परफॉर्मेंस कैप्चर बोलते हैं, क्योंकि मोशन कैप्चर जैसा सिर्फ मूवमेंट नहीं कैप्चर होगा, बल्कि पूरा का पूरा इनका एक्सप्रेशन भी दिखेगा। ये फिल्म 60% से भी ज्यादा सीजीआई थी।
तो इसके लिए नॉर्मल कैमरा इसमें यूज नहीं कर रहे थे ये लोग। एक अलग से कैमरा सिस्टम चाहिए था जो 3D बहुत अच्छी तरीके से शूट कर सके। अब पूरे दुनिया में सबसे एडवांस कैमरा सिस्टम कौन सा है? IMAX। पर इसने उसको भी सीधा रिजेक्ट कर दिया कि इतने भारी भरकम आवाज करने वाले कैमरे को मैं नहीं यूज करने वाला, हैंड हेल्ड भी नहीं हो सकता इससे, ये झुनझुना किसी नए बच्चे को दे दो। इसने फिर अपना खुद का 3D कैमरा सिस्टम डेवलप कर दिया। पूरी दुनिया में वही एक कैमरा सिस्टम है जो हम लोग के आंख के सबसे करीब है 3D चीज को देखने में। CGI से इसने लीफ सिमुलेशन, वाटर सिमुलेशन और ना जाने कौन से सिमुलेशन कर दिए। पर इतना एडवांस करने के बाद भी जैसे इसको पार्ट 2 बनाना था, वहां पर इसका एडवांस सिस्टम भी काम नहीं आ रहा था। जैसे ही अपने 3D कैमरा से पानी में शूट करना स्टार्ट किया, इसको पता लगा क्वालिटी की तो वाट लग गई। तो मैड साइंटिस्ट लग गया फिर कैमरा बनाने में। इस बार उसने इतना एडवांस कर दिया कि सेंसर और बॉडी दोनों अलग हो सकता है। ऊपर से फ्रेम रेट को भी इसने कर दिया डबल, 24 से सीधा 48 पे। इसी रीजन से ये बाकी फिल्म से बहुत ज्यादा स्मूथ लगता है। फिर इसने बना दिया साइमल कैम। जैसे वो शूट करता, उसे तुरंत दिखता था कि CG वर्ल्ड में ये एक्टर का परफॉर्मेंस कैसे दिखेगा, तो तुरंत के तुरंत उसे इम्प्रूव कर सकता था। इतने सारे इन्वेंशन, 2-3 वीडियो भी कम पड़ जाएंगे। वैसे भी आजकल के बच्चे इसके खिलौने से प्रमोशन खेल रहे हैं। तीसरी फिल्म वो है, नहीं आई होती तो आज के टाइम का ब्लॉकबस्टर, आपकी और मेरी फेवरेट बड़ी फिल्म कभी बन ही नहीं पाती। ऐसी खतरनाक और इतनी इनोवेटिव फिल्म थी। ये है स्टार वॉर्स, जिसका नाम तो सबने बहुत सुना होगा, पर इतना सुन लिया है कि अब देखने का मन नहीं होता होगा। अबे कौन है यार, क्या है यार ये? आजकल तो लोग ब्लॉकबस्टर से थक गए हैं, बोर हो चुके हैं। हर हफ्ते ऐसी कोई ना कोई फिल्म आती है, लोग भाव देना बंद कर दिए हैं। पर एक टाइम था ये सब कुछ था ही नहीं। एक बंदे ने आइडिया लाया कि अगर ऐसा कर दें, आर्टिस्टिक फिल्म को इतना कमर्शियल बना दें, एकदम धमाकेदार रहे, मजा आ जाए, अम्यूजमेंट पार्क भी फेल हो जाए। उसने ये सोचा कैसा रहेगा अगर वर्ल्ड वॉर 2 जैसे डॉग फाइट हम लोग स्पेस में देखें। तो इसी से उसको स्टार वॉर्स का आइडिया आया। पर उस टाइम हॉलीवुड रेडी नहीं था ये फिल्म बनाने के लिए। बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी उसे लानी पड़ी ये फिल्म को बनाने के लिए। सबसे मेन चीज था, इससे पहले भी साइंस फिक्शन तो बनती थी, स्पेस ओडिसी भी तब आ गई थी, पर सारी की सारी साइंस फिक्शन कैसी थी कि उसमें कोई एक्शन सीन नहीं रहता था, और रहता भी था तो बहुत ही स्टिल रहता। पता चल जाता था कि यहाँ पर कोई ना कोई VFX यूज किया होगा। इसको चाहिए था बहुत ही फास्ट, डायनामिक और सर को घुमा देने वाला एक्शन सीन। तो वो कैसे बनता? जॉर्ज लुकस को पता लग गया था कि इस फिल्म के लिए उसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी। तो वो एक बनाने के बदले उसने सोचा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा VFX स्टूडियो बना दे, इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, ILM। जो नाम नहीं सुना है, मैं जानता हूँ वो कहाँ रह रहा होगा। स्टार वॉर्स के बाद इसने कुछ फिल्में छोटा मोटा VFX का काम किया है, जैसे इंडियाना जोन्स, E.T., जुरासिक पार्क, T2, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, अवतार और द मैंडलोरियन। हाँ, हालत खराब हो गई। सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी जो इस फिल्म के वजह से आई वो थी मोशन कंट्रोल्ड कैमरा। शंकर ने जो चीज इंडिया में फर्स्ट टाइम किया, ये बंदे ने तो दुनिया में पहली बार किया। उस टाइम पे इस तरीके का कोई कैमरा सिस्टम नहीं था, सब खाली आदमी लोग ही ऑपरेट करते थे। तो इसको पता था एक भी स्पेसक्राफ्ट का अगर सीन दिखाना है तो उसको ऐसे ही नहीं शूट कर सकते। इसलिए ये लोग एक अलग कैमरा सिस्टम बनाए ताकि एक बार सिर्फ मॉडल को शूट करते, दूसरे बार अलग तरीके से ऐसे ही कर करके बहुत सारे सीन हो जाते, फिर उसको अच्छी तरीके से कंपोजिट करते। और ये लोग रील में शूट कर रहे थे। आजकल हमारे जैसा नहीं कि ग्रीन स्क्रीन वाला बस एक बार किया और काम खत्म। सिर्फ ये ही नहीं, ये लोग ने बहुत एडवांस मिनिएचर, एनिमेट्रॉनिक्स और पपेट को डेवलप किया ताकि हर कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से दिखा सके। सिर्फ विजुअल से कहाँ काम चलता है, इसीलिए साउंड डिजाइन पे भी भर के मेहनत किया। ये लोग ने अलग अलग जानवर, गाड़ी, ये सब का आवाज लिया और उसको मिक्स करके एलियन का, स्पेसक्राफ्ट का आवाज बनाते गए। बहुत ही रियल बनाया, पर उसको रियलिस्टिक नहीं रखा, पूरी तरीके से सिनेमैटिक रखा। ऊपर से ये जो लाइट सेबर का एक बार साउंड सुन लो, तो ये कहां से आने वाला है, इसके लिए भी बहुत मेहनत किया था इन लोगों ने। इस पूरी फिल्म में बस एक ही सीन था जो पूरी तरीके से CGI था। ये मैप जो ये लोग देख रहे हैं, वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्लीट कंप्यूटर जनरेटेड सीन था। ILM शांत क्या हो गया, मार्केट में नए गुंडे आने लग गए
और इसकी टीम ने बस यही नहीं 2-4 और टेक्नोलॉजी लेके आए थे। और लास्ट फिल्म वो है जब वो आई थी तो बहुत ही नई नवेली इंडस्ट्री से आई, पर ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आ गई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के बस की बात नहीं थी। ये है इंडिया की सबसे पहली 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चट्टन, जिसे प्यार से हम लोग छोटा चेतन भी बोलते हैं। लगभग 40 साल पहले जब लोग फिल्म के नाम पे बस मार धाड़ और गाना देखते थे, मलयाली इंडस्ट्री ने ये सोच लिया कि क्यों ना फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पे लेके चले जाए। तो ये कीड़ा था अपने बंदे जीजो के दिमाग का। वो चाहता तो नॉर्मल फिल्म बना सकता था, किसी भी स्टार को ले लेता, पैसे कमा लेता, पर नहीं, उसे बनानी थी अपने यहाँ एक तगड़ी फैंटेसी फिल्म जिसमें भर भर के स्पेशल इफेक्ट हो और टेक्नोलॉजी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जब पूरी दुनिया 3D देख रही थी, अपने यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था। तो इसने क्या सोचा कि बाहर से कुछ चीज लाते हैं और हम लोग यहीं पर 3D कैमरा बनाएंगे। इंडिया का सबसे पहला 3D कैमरा ही ये लोग ने बनाया। तो ये लग गया अपनी एवेंजर्स बनाने में, टीम इकट्ठा कर लिया और उसके बाद यहीं पर केरला में नवोदया स्टूडियो स्टार्ट किया, जिन लोगों ने सबसे पहला 3D कैमरा बनाया। और आजकल के कैमरा जैसा नहीं, प्रॉपर स्टीरियोस्कोपिक, मतलब 2 अलग अलग लेंस थे जिससे हमारी ही आंख की तरह पर्सपेक्टिव और डेप्थ मिलता है। ये कोई खिलौना तो है नहीं कि जो ऐसे ही इनको मिल जाएगा। अच्छा खासा बजट इसके लिए चाहिए था और इस फिल्म का बजट पहुंच गया था 40 लाख पे। अब कंपैरिजन के लिए ये देखो कि मोहनलाल मामूटी उस टाइम के जो स्टार थे इस इंडस्ट्री के, उनकी फिल्म भी 17 से 35 लाख में बन जाती थी। इतने बड़े बजट के साथ कितना बड़ा रिस्क ले रहे थे वो लोग। पर सारा बजट खाली कैमरे में थोड़ी उड़ा दिया। ये लोग ने एक सबसे एडवांस चीज की जो आज तक बड़े बड़े फिल्म मेकर करते जा रहे हैं और देखने के बाद लोगों का दिमाग हिल जाता है। ये एक सीन देखो, ये पूरा का पूरा गाना जो है, इसमें तुम लोग को भी समझ में आ रहा होगा कि कोई VFX नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। और अगर थोड़ा भी दिमाग होगा तो समझ सकते हो इन लोगों ने वो चीज किया जो आज के टाइम में करने में भी हालत टाइट हो जाएगी। पूरा का पूरा रोटेटिंग सेट बना दिया। उस टाइम 2001 और ऐसी कुछ बड़ी बड़ी फिल्म में ये सब चीज यूज हुआ था। एक रीजनल फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात थी, तो इसीलिए अच्छा खासा ये लोग ने खर्चा कर दिया और बहुत रिस्की भी था, कुछ भी हो सकता था वहाँ पर। और 3D फिल्म शूट करने के लिए बहुत ज्यादा लाइट चाहिए, तो उसका एक अलग झंझट। पर ये सारी चीज पूरी वसूल गई। जब फिल्म रिलीज होती है तो बहुत धुआंधार चलती है, जबरदस्त कमाती है और कई जगह पे तो शायद ये 1 साल तक लगी हुई थी। और इसकी कमाई से ही जलकर ऐसा अफवाह फैलाने लग गए थे कि 3D ग्लासेस यूज करने से आंख में इन्फेक्शन हो जाता है। आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो ये फिल्म उतनी एडवांस किसी को नहीं लगेगी, पर ये फिल्म एक चीज बताती है, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, ये सब का कोई लिमिट नहीं है। और जो भी लिमिट है वो है आपकी इमेजिनेशन।